तो मैं वहां जाके उनके साथ रहने लग जाऊंगी, उनके पार्टिसिपेट करूंगी, उनके एक्टिविटी वो ऐसी उनकी जैसी नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारी जैसी होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं रात को पढ़ती हूँ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आधार सीरीज रन कर रही है जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के सारे वीडियोस सारे चैप्टर्स को वन बाय वन कवर अप कर रहे हैं। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड स्टार्टेड विद क्लास 11 चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। So we will pick up from where we left and we will continue with this chapter. हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन कवर कर ली थी एंड हमने गोल्स को समझ लिया था। हमने स्टेप्स का एक ओवरव्यू देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स इन डिटेल। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी पावर विद इन साइकोलॉजी से बिफोर बिगिनिंग। पावर विद इन साइकोलॉजी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स। We offer live and recorded classes both. हमारी क्लासेस टॉप फैकल्टी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती हैं। We have curated books and study materials for you. हम अपनी ऐप और वेब पोर्टल दोनों के ऊपर अवेलेबल हैं so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं। We also give you mock test series for your all round preparation and हम आपको इंटरव्यूज के लिए और स्किल असेसमेंट के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए भी एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। We are available for all entrance exams, CUET UG, CUET PG, UGC NET JRF, GATE Psychology, MA Clinical Psychology, which was earlier known as MPhil. इसके लिए हम आपकी एंट्रेंस बैचेस रन करते हैं। सिसरेली एंड एनसीईआरटी के फुल कवरेज के लिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एनसीईआरटी अभी हमारा आधार बैच रन कर रहा है। These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ enroll किया था and they cracked their exams successfully. अगर आप भी अपने entrance exams को crack करना चाहते हो तो enroll with us, keep learning with us and get a chance to be here. So हमने overview में 4 steps देखे थे for conducting a scientific research. We will continue from there. This first step was conceptualizing a problem. It means कि हम एक रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से वी वांट टू वर्क ऑन एकेडमिक समथिंग रिलेटेड। अब हमने पहले तो ऊपर से सेलेक्ट कर दिया कि एकेडमिक वाला, और लेट्स से कि हम कुछ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस देखना चाहते हैं तो हमने नैरो डाउन कर दिया कि कॉग्निटिव प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, इसमें से नैरो डाउन करेंगे। एकेडमिक में हम क्या देखना चाहते हैं, हमारी मेमोरी की एबिलिटी। लेट्स से दैट मेमोरी एकेडमिक फोकस में। एक्चुअली ये हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस हो गया। हायर ऑर्डर कॉग्निटिव इफेक्ट मेमोरी है। मेमोरी का इम्पैक्ट हमारे एग्जाम परफॉर्मेंस पे कैसा पड़ेगा, ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं। ब्रीफ में ऐसा समझ लीजिए। तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने बहुत ब्रॉड टॉपिक सोचा था, हमने उसमें से नैरो डाउन कर लिया। अब हम रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। सो हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये बन सकता है कि इफ वी आर हाई ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हमारा एग्जाम परफॉर्मेंस हाई होगा। दिस वुड बी अ रिसर्च क्वेश्चन। वी वांट टू फाइंड आउट होगा या नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट वी डू इज कि हम जो भी पहले रिसर्च हुई है ना इस टॉपिक के ऊपर, हम उसको देखते हैं। हम एक जनरल ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड लास्ट में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें वेरीफाई करते हैं। बट द मेन थिंग इज पास्ट रिसर्च को वेरीफाई करना। पास्ट रिसर्च आपको गूगल स्कॉलर पे या जर्नल्स में अवेलेबल मिलती है। आप उन रिसर्च में देखते हो कि क्या फाइंडिंग्स आई थी, उसके बेस पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन से एक नया टॉपिक बनाते हो। कुछ भी टॉपिक नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ये मैंने आपको एज एन एग्जांपल दिया, बट आई कैन नॉट डू दिस कि मैं ऐसा ही कुछ भी क्वेश्चन बना के अब अपनी रिसर्च कर लो। वी नीड टू अलाइन विद द पास्ट रिसर्च। हमें बहुत सारी रिसर्चेस कोट करनी पड़ती हैं कि ये प्रीवियस रिसर्च में ये हुआ था, ऐसा ऐसा आया था, इसलिए हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, एंड नाउ आवर रिसर्च विल फोकस ऑन दिस। कुछ भी नहीं करना है, सोच समझ के करना है।
तो अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स फॉरगेट इजीली, ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। तो व्हाट आर दीस पीपल स्टडिंग, these people are studying memory and attention, memory attention दोनों पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। अब हमें, जब हमने एक रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज कर लिया है, एक नैरो फोकस देख लिया कि ये फील्ड पे मैं काम करना चाहती हूँ, मैंने अपना क्वेश्चन बना लिया रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट आई विल डू इज आई विल सी कि पास्ट रिसर्चेस अलाइंड है या नहीं है, बेस्ड ऑन द पास्ट रिसर्चेस मुझे जो मॉडिफाई करना है मैं करूंगी। मैंने अब एक क्वेश्चन भी बना लिया है, अब मैं क्या करूंगी कि अब मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी ना। व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज एक स्टेटमेंट जिसको हमें टेस्ट करना है ना। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? दैट स्टेटमेंट कैन बी डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। जैसे मैं ये बोलूं फॉरगेटिंग, ठीक है, इज लिंक्ड टू to, let's say, studying at night, ठीक है। सो बेसिकली मैं इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं रात को पढ़ती हूँ तो देर आर चांसेस दैट आई फॉरगेट, और देर आर ऑल्सो चांसेस दैट मेरी स्टडी बेटर हो जाए। सो फॉरगेटिंग इज लिंक्ड टू स्टडिंग एट नाइट विल बी माई हाइपोथेसिस। इट इज अ स्टेटमेंट जो मैंने दे दी, इट इज अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन रिसर्च, हवा में नहीं दिया, बेस्ड ऑन रिसर्च मैंने एक स्टेटमेंट बना दी है। नाउ आई विल टेस्ट दिस स्टेटमेंट, इज इट लिंक्ड और इज इट नॉट लिंक्ड। अब ये जो है इट कैन बी लिंक्ड पॉजिटिवली ऑल्सो, इट कैन बी लिंक्ड नेगेटिवली ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक टाइप का इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ, मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि फॉरगेटिंग इज लिंक्ड टू स्टडिंग एट नाइट नेगेटिवली, मतलब अगर मैं रात को पढ़ रही हूँ तो देर आर चांसेस कि मेरी फॉरगेटिंग नहीं होगी, मैं याद कर लूंगी। पॉजिटिवली लिंक मतलब फॉरगेटिंग, मतलब अगर मैं रात को पढ़ रही हूँ देर आर चांसेस मैं सच में फॉरगेट कर जाऊं अपना टॉपिक, ठीक है। अगर मैं ओपन एंडेड रखना चाहती हूँ अपने रिसर्च को, मुझे नहीं पता कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, मुझे पता है कि इम्पैक्ट करेगा, तो मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा, देयर आर नो चांसेस कि ये पॉजिटिवली कर सकता है, तो मैं वहां पे लिख दूंगी इज लिंक्ड नेगेटिवली टू स्टडिंग एट नाइट, ठीक है। सो हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट जो हम इस वर्डिंग में लिखते हैं, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं और इसको या तो हम सही प्रूफ करते हैं या गलत प्रूफ करते हैं। दैट इज द हाइपोथेसिस। अब इसमें टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं करते हैं वो आपको हमारे बैचेस में डिटेल में मिलेगा। बट ओवरऑल हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट अ टॉपिक जिसको हम प्रूफ करते हैं या उसके अगेंस्ट में हम जाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा डेटा कलेक्ट करना। हाइपोथेसिस आ गया, समझ में आ गया कि डेटा किस चीज के बारे में कलेक्ट करना है, पॉपुलेशन भी समझ में आ गई है। अब फॉरगेटिंग एंड स्टडिंग एट नाइट अगर मेरे को मेजर करनी है तो स्कूल या कॉलेज के ही बच्चों से डेटा लूंगी, राइट, क्योंकि ये स्टडीज से रिलेटेड है। सो नाउ व्हाट आई डू इज आई कलेक्ट माय डेटा। मैं क्या करूंगी, मैं रिसर्च डिजाइन या ब्लूप्रिंट बनाऊंगी कि मुझे कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कितने टाइम में डेटा कलेक्ट करना है, किस किस से डेटा कलेक्ट करना है। मैं पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करूंगी, अगर एकेडमिक रिलेटेड है तो कॉलेज या चिल्ड्रन से करोगे, अगर इजी टेस्ट यूज कर रहे हो तो बच्चों से ले लोगे, अगर आप डिफिकल्ट ले रहे हो तो कॉलेज स्टूडेंट से, अगर मैं मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड चीजें यूज कर रही हूँ तो पेशेंट्स, अगर मैं जॉब रिलेटेड चीजें यूज कर रही हूँ तो वर्कर्स या प्रोफेशनल लोगों से लूंगी। मेथड्स क्या यूज करने हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, टेस्ट, केस स्टडी, इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। टूल्स कौन से यूज करने हैं, अगर ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ तो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट यूज करूंगी, एक्सपेरिमेंट रन कर रही हूँ तो फिर मुझे पूरा लोगों को लेकर आके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सर्वे कर रही हूँ तो क्वेश्चनएयर यूज करूंगी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रही हूँ या केस स्टडी कर रही हूँ तो इंटरव्यूज लूंगी। सो व्हाट आर माय मेथड्स, उस मेथड के लिए कौन सा टूल है और क्या प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, इंडिविजुअल टेस्ट ले रही हूँ या ग्रुप टेस्ट ले रही हूँ, किस टाइम पे ले रही हूँ, किस इन्वायरमेंट में ले रही हूँ, ये सारी चीजें हैं।
मेरा एम ये रहेगा कि मुझे रिलायबल और वैलिड इंफॉर्मेशन लेकर आनी है। द इंफॉर्मेशन दैट आई एम टेकिंग शुड बी राइट, ये मुझे इंश्योर करना है किसी तरीके से, ठीक है। अब डेटा कलेक्ट हो गया, मैं डेटा एनालाइज करूंगी। डेटा एनालाइज कैसे करूंगी? स्टैटिस्टिक्स यूज कर मीन निकालोगे डेटा का, एसडी निकालोगे, कोरिलेशन क्या बन रही है अगर हम दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, स्टडी टाइम एंड फॉरगेटिंग, तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या बन रही है। ग्राफ यूज करूंगी इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जब हमारा एनालिसिस आ गया, अब कोरिलेशन ऐसे मेजर होती है -1 से -1 टू +1। 0 का मतलब होता है देयर इज नो कोरिलेशन, +1 का मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक चीज दूसरी चीज को इंक्रीज या डिक्रीज साथ साथ करती है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अगर एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज नीचे आ रही है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये एक स्केल होता है कोरिलेशन मेजर करने का। अब इसके बेस पर जो मेरे ग्राफ्स बने हैं, सब बने हैं, जो मेरा डेटा निकल कर आया है न्यूमेरिकली, मैं देखूंगी कि हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो हमारी कोरिलेशन निकल कर आ रही है +1, तो हमारा हाइपोथेसिस भी आ रही है तो भी है। अगर 0 आ रही है इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, इसका मतलब हमारा हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मोर स्टडी टाइम इज रिलेटेड टू बेटर मार्क्स। अब यहाँ पर ये तब कंफर्म होगा जब मेरा +1 आएगी कोरिलेशन व्हिच इज हाई। 0 ये जो कोरिलेशंस निकलते हैं 0.1 0.2 0.3 0.8 0.9 भी हो सकते हैं, रिलेशन में गिनते हैं। -0.5 के नीचे हम नीचे, बाकी 0.1 से लेकर 0.5 में मॉडरेट कोरिलेशन होती है, 0 तो 0 कोरिलेशन है ये। तो कोरिलेशन जो है अगर यहाँ पे +1 आ गई है या लेट्स से 0.9 आ गई है तो हमारी कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है, ये वाला हाइपोथेसिस सपोर्ट हो गया। यहाँ कोरिलेशन आई 0 तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है डेटा कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का, ग्राफ्स के बेस पे हाइपोथेसिस को निकालने का, ये लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये रिलायबल होता है ये मेथड। इसको हम दोबारा भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, लॉजिकली बहुत होता है, इसलिए हमारी इंटरप्रिटेशन यूजुअली सही होती है यूजिंग दिस मेथड। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, रिवाइजिंग रिसर्च। अगर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है और ऐड हो जाती है जो हमारी स्टडी होती है। मान लो एक रिसर्च थी जिसके अंदर हमने बोला था कि स्टडी टाइम लीड्स मोर स्टडी टाइम लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। अब ये पुरानी स्टडीज थी, अब हमने सेम चीज के ऊपर स्टडी करी, उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर करी थी, हमने चिल्ड्रन के ऊपर कर ली। क्या होगा? हाइपोथेसिस अगर प्रूव हो रहा है तो मेरी स्टडी उनकी स्टडी के साथ ऐड हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि अरे उनकी स्टडी भी सही थी, हमारी भी सही है, इसका मतलब ये तो चीज पक्का पक्का सही है। मान लो हमारी स्टडी आ जाती है गलत, मतलब हमारी स्टडी नहीं थी, तो हम क्या करेंगे? हम वो वेस्ट नहीं करेंगे डेटा, हम एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आर्टिकल लिखेंगे कि यार उन्होंने भी ये स्टडी करी थी, हमने भी करी, उनके में ऐसा आया था लेकिन हमारे में ऐसा आ रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो थ्योरी है वो ऐसी उनकी जैसी नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारी जैसी होनी चाहिए। आइडिया दे दो उसको, कल को फिर कोई और डिबेट करता है, क्वेश्चन करता है, उसके ऊपर और रिसर्च होती है। सो रिसर्च इज अ साइकिल, इट कीप्स ऑन गोइंग। आप रिसर्च करोगे किसी और के बेसिस पे, फिर कल को आपके लिए कोई और करेगा। इट इज अ साइकिल, रिसर्च कीप्स ऑन हैपनिंग, न्यू कॉन्सेप्ट्स कीप ऑन कमिंग, न्यू डेटा कीप्स ऑन कमिंग, कभी कुछ चेंज होता है, कभी कुछ चेंज होता है। सो यू राइट अ न्यू थ्योरी बेस्ड ऑन योर डेटा। अगर आपका हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं हो रहा है तो रिसर्च कॉन्टिन्यूअस है, सेल्फ करेक्टिंग है, अपने आप को ही ठीक करती रहती है, और साइकोलॉजिकल नॉलेज इंक्रीज होती है इस सब को करने से, बिकॉज न्यू डेटा न्यू ट्रेंड्स बताते हैं कि कैसे कैसे चेंज आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ये सब कुछ पता चलता है। सो आवर टॉपिक्स वाज कंसेप्चुअलाइजिंग द प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन, रिवाइजिंग रिसर्च। ठीक है, अब हम आते हैं ऑल्टरनेटिव पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च पे।
पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम इज कोई एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट या कोई एक पर्टिकुलर आइडिया जो हम फॉलो करने वाले हैं अपने रिसर्च के लिए। तो हम इसके अंदर दो अप्रोचेस देखेंगे या दो पैराडाइम्स देखेंगे। पहला पैराडाइम जो है दैट इज द पॉजिटिविस्टिक या साइंटिफिक पैराडाइम। ये बेसिकली कहता है कि जो बिहेवियर है वो मेजरेबल है, प्रिडिक्टेबल है और किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है। हम साथ साथ इंटरप्रेटिव भी देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ में समझेंगे। बिहेवियर इज कॉन्टेक्चुअल, इट इज मीनिंगफुल, इट इज शेप्ड बाय सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। मेजरली क्या है कि साइकोलॉजी में अब दो तरीके की चीजें फॉलो हो रही हैं। पहला कहता है कि साइंटिफिक अप्रोच, कि जो बिहेवियर है हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। मेजर कर सकते हो मतलब आप उसको किसी तरीके से नाप सकते हो, वो हमें दिख रहा है बिहेवियर, हमने उसको नाप लिया, अब हम उसको बता पा रहे हैं कि यार इसने आज ये किया, अब ये कल ऐसा कर सकता है। वी आर एबल टू प्रिडिक्ट, हम पहले ही बता पा रहे हैं कि कल को क्या होगा। और ये जो हो रहा है ना, कि किसी ना किसी कारण के वजह से ही हो रहा है, जो भी हमारा बिहेवियर है उसका कोई ना कोई कारण है। ये हमारा साइंटिफिक अप्रोच है, विच इज वेरी साइंटिफिक सुनने में भी, कि सब कुछ जो हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, इसलिए हम उसको किसी ना किसी तरीके से पहले से ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं एंड हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। वहीं पर जो क्वालिटेटिव या इंटरप्रेटिव अप्रोच है वो ये कहती है कि जो हमारा बिहेवियर है ना, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होता है, सिचुएशंस के हिसाब से होता है, हम उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं कि कल को यही होगा, क्या पता बंदे की सिचुएशन बदल जाए, क्या पता आज मैंने ऐसे रिएक्ट किया क्योंकि मेरे आसपास कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं, पर ये भी तो हो सकता है कल को चीजें ना हो तो मैं अलग तरीके से रिएक्ट करूंगी। ठीक है, जो हमारा बिहेवियर होता है उसका कोई मतलब होता है। इट इज नॉट हैपनिंग ओनली बिकॉज होना चाहिए या होगा, इसका कोई मतलब है। हम जो कर रहे हैं किसी कारण की वजह से कर रहे हैं, यस, लेकिन उसका कोई मतलब भी है, उससे कुछ फायदा भी होगा। और लास्ट थिंग इज जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने देखा है, समझा है, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि बिहेवियर पहले से ही हम बाय बर्थ ही हमें पता है कि हमने ऐसा ही करना है। हम जो देखते हैं अपने अराउंड, हम जो सीखते हैं, हम उस हिसाब से एक्ट करते हैं। तो ये दो बहुत अलग अलग आउटलुक्स हैं। एक कहता है कि बिहेवियर इज वेरी क्वालिटेटिव, एक कहता है बिहेवियर इज वेरी क्वांटिटेटिव। एक कहता है बिहेवियर इज सब्जेक्टिव, एक कहता है बिहेवियर इज ऑब्जेक्टिव। एक कहता है बिहेवियर इज मेजरेबल, एक कहता है इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, नॉट प्रिडिक्टेबल। ठीक है, किसी कॉजेस से हो रहा है, ये मीनिंगफुली किसी रीजन से हो रहा है, but there are not specific determinants या causes. Okay? अब मैं आपको अपने विद साइकोलॉजी के दो बैचेस से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। वन इज आरएम। आरएम इज already started for CUET UG 2026. We are targeting this entrance exam. यहाँ पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट के लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन सीरीज रन होएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करवाए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड आउट क्लासेस हैं और इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। The other batch that we are running is Lakshya. It is for CUET PG 2026. ये बैच स्टार्ट हो गया है, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज रन होएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस होंगे, पर्सनलाइज्ड आउट क्लासेस एंड इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। So if you want to enroll into our batches, you can check out our website and our application. Do enroll and continue learning with us. अब आता है हमारा मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड जब हमें साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है? एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। द मेन मेथड्स जो हैं दैट इज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कोरिलेशन। कोई स्पेसिफिक पर्पस है जो वो फॉलो करता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है कि हम जो बिहेवियर है उसको नेचुरली उसकी सेटिंग्स में समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, जैसा वो नेचुरली या फिर कंट्रोल सेटिंग्स में होता है। अगर नेचुरली डिस्कस कर रहे हैं, बिहेवियर हो रहा है, ऊपर खड़ा हुआ एक पर्सन जो है वो सिर्फ इस बिहेवियर को देख रहा है,
इसकी प्रेजेंस के बारे में नीचे वाले लोगों को नहीं पता चल रहा है. He is just looking at the behavior and observing what is happening नीचे. The other people don't know about it. कंट्रोल सेटिंग्स में क्या हो जाता है कि कंट्रोल सेटिंग्स में ना पर्सन को पता है कि मुझे कोई देख रहा है, तो देयर आर चांसेस कि फिर भी बिहेवियर चेंज हो. बट कितना चेंज हो जाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, तीसरे घंटे में तो वो अपने नॉर्मल स्पैम फॉल्स और फिट. लेकिन हर बार आप नेचुरली ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हो, सो यू नीड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. सो इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग बिहेवियर, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एनालाइज करना कि ये बिहेवियर को पहले तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे लेट्स से इसके बिहेवियर को रिकॉर्ड करना है. फिर अब मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ एक पेपर लेकर कि व्हाट इज हैपनिंग. ओके, लास्ट में एनालाइजिंग कि इसने ऐसा किया तो क्यों किया, किस वजह से किया, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ. दैट इज एनालाइजिंग. अब इसका लिए आपको ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स चाहिए, क्योंकि अब ये पर्सन देख रहा है, हो सकता है कि 1 घंटे बाद इसको ये पसंद आने लग जाए. So there are chances कि इसकी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट इम्पैक्ट होने लग जाए. एंड ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीडे सोशल इंटरेक्शंस. ऑब्जर्वेशन की स्किल जिसकी अच्छी होती है ना, वो सोशल इंटरेक्शंस में बहुत हाई होता है, क्योंकि उसको समझ आता है कि वो चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं. टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक देन इन रियल लाइफ सेटिंग्स. मेरे को बच्चों को ऑब्जर्व करना, मैं स्कूल चली जाऊंगी. पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी. नेचुरलिस्टिक सेटिंग, जहां पे लोग हैं उनको वहीं पर ऑब्जर्व करना विदाउट चेंजिंग देयर एनवायरनमेंट. कंट्रोल, जब मैं चेंज कर देती हूँ सिचुएशन को, मुझे बच्चों को ऑब्जर्व करना है बट आई डोंट वांट टू गो टू द क्लासरूम, आई कॉल देम टू द ऑडिटोरियम. नाउ ना व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे मेरी सिचुएशन कंट्रोल्ड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दे विल कम टू नो कि इनको यहाँ बुलाया गया है. सो इट इज नॉट ए नेचुरल सेटिंग. सो बट यू विल बी एबल टू मैनिपुलेट द ऑडिटोरियम की सेटिंग योरसेल्फ. लेट्स से मुझे लाइट कम चाहिए, मुझे नॉइज बहुत ज्यादा चाहिए, मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर इज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज जब जो ऑब्जर्वर है वो ज्वाइन कर लेता है ग्रुप को. दे बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड सी द ग्रुप इन दैट वे. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज जब पार्टिसिपेंट में लेट्स से मुझे किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करना है, जैसे पंजाबीज को स्टडी करना है, तो मैं वहां जाके उनके साथ रहने लग जाऊंगी, उनके पार्टिसिपेट करूंगी उनके एक्टिविटीज में. नॉन पार्टिसिपेंट मैं दूर दूर से उनके वीडियोस देखूंगी, दूर से उनके फंक्शंस देखूंगी, पार्टिसिपेट नहीं करूंगी. इसकी स्ट्रेंथ ये है कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको चीजें मिल जाएंगी, इंफॉर्मेशन. लिमिटेशन ये है कि टाइम बहुत लगेगा, बायस आ जाएगा, क्योंकि आप किसी के साथ ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, यू माइट लाइक ऑब्जर्वेशन में जो बिहेवियर जैसे हो रहा है आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है. आप जाके नहीं बोल सकते हो कि ये मत करो. कंट्रोल इज वेरी लेस. फिर आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि हमें ना ये फिगर आउट करना होता है कि ये मेरा इफेक्ट है, दिस इज द बिहेवियर दैट हैज कम आउट. क्यों निकल कर आ रहा है ये बिहेवियर, इसका क्या कारण है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना है. दिस इज अ स्टिमुलाई, दिस इज अ बिहेवियर. क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, क्या इसकी वजह से ये चीज हो रही है. ये हमने उसमें भी किया था जब हम बिहेवियर के एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे. इज देयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आवर वेरिएबल्स. तो जो वेरिएबल मैं स्टडी कर रही हूँ, जिसके ऊपर चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, द मेजर्ड आउटकम. जो वेरिएबल मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, जिसको मैं चेंज कर रही हूँ, दैट इज नोन एज दिस इज द इफेक्ट वाला वेरिएबल. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि कितनी ज्यादा कॉफी पीने से मेरी नींद इफेक्ट होने लग जाती है. अब नींद मेरा बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्लीप इफेक्ट ऑफ कॉफी. अब जो मैं एज एन एक्सपेरिमेंट हूँ, आई कैन कंट्रोल द कप्स ऑफ कॉफी दैट समबडी इज ड्रिंकिंग. 1 कप पी रहा है, 2 कप पी रहा है, 3 कप पी रहा है या 4 कप पी रहा है. दिस इज अंडर माय कंट्रोल. दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ. अब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्लीप के ऊपर. अगर बंदा 1 कप कॉफी पी रहा है
तो लेट्स से 1 घंटा लेट सो रहा है, 2 कप कॉफी पी रहा है 2 घंटे लेट सो रहा है, 3 कप कॉफी पी रहा है 3 घंटे लेट सो रहा है, 4 कप कॉफी पी रहा है 4 घंटे लेट सो रहा है। ये जो सोने के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बीइंग मैनिपुलेटेड। ठीक है, लेकिन ये जो रिसर्च है, समझ तो आ गए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इस रिसर्च में एक और चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉफी है या नहीं है, कितनी है, ये चीज, ये कॉज है जिसकी वजह से यहाँ स्लीप के ऊपर एक इफेक्ट पड़ रहा है। दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसे ग्रुप्स यूज करते हैं। एक ग्रुप में, जैसे एक ग्रुप में, और ये 2 ग्रुप है, एक ग्रुप को हम नो कॉफी देंगे, एक ग्रुप को हम 2 कप कॉफी देंगे, और लेट्स से एक और ग्रुप है, इसको हम 4 कप कॉफी देंगे। अब ये जो है ना, जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया है, ये है हमारा कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, और ये जो ग्रुप्स हैं जिनको हमने 2 या 4 कप कॉफी दी है, ये हमारे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यहाँ इस पूरे के पूरे सिचुएशन में कोई बायसनेस नहीं फॉलो होती है। मान लो मेरे पास 30 लोग आते हैं फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, मैं बहुत ही रैंडमली उनमें से सेलेक्ट करके 10 डिवाइड करके डालूंगी। मैं ये नहीं करूंगी कि मैं अपनी मर्जी से किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे सेलेक्ट करके इधर उधर डाल रही हूँ, नहीं। 30 लोग आए, मैंने रैंडमली डाल दिए 3 ग्रुप में। एक को मैंने कॉफी नहीं दी, एक को 2 कप दी, एक को 4 कप दी। जिसको मैंने कॉफी नहीं दी वो कंट्रोल ग्रुप है मेरा। उसके बेसिस पे मैं देखूंगी, अगर कंट्रोल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो मेरा कंट्रोल ग्रुप है। अब उसके साथ मैं कंपेयर करूंगी कि कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में मैंने अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 को 2 कप दिया, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ा उनकी स्लीपिंग शेड्यूल में। मैंने अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 को 4 कप दिए, तो उनकी स्लीप में क्या इम्पैक्ट पड़ा, आई विल कंपेयर इट। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इसके अंदर ना आपको कॉज समझना, इफेक्ट समझना सबसे ज्यादा स्ट्रांगली आपको समझ आएगा। अगर आपको किसी चीज का कॉज एंड इफेक्ट समझना है ना, वो यहाँ पे आपको समझ आएगा। इसकी वीकनेस ये है कि आपको ये सेटिंग बनाने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, खर्चा भी बहुत होगा, लोगों को लेकर आना भी बहुत डिफिकल्ट है, एथिक्स को भी फॉलो करना पड़ता है, वो इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर देखेंगे। लटाने एंड डार्ले ने किया था स्मोक इन द वेटिंग रूम वाला एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक पर्सन को बिठाया था। अब एक ग्रुप में सारे लोग जो थे वो, ओके, दिस इज ग्रुप 1 जहां पे ये पर्सन अकेले था। दिस इज ग्रुप 2, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे और साथ में ये स्टूडेंट भी बैठा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जिसमें तो ये इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स बना दिए और स्मोक छोड़ दी रूम के अंदर। अब जहां पे तो ये पर्सन अकेले बैठा था, वो उसको डर लग गया, यार ये स्मोक कहाँ से आ रही है, और वो उठ के बाहर भाग गया कि यार स्मोक आ रही है, स्मोक आ रही है, भागो, गई आग तो नहीं लग गई। जो दूसरा ग्रुप था वहां पे क्या था कि स्टूडेंट तो बैठा है, बाकी लोग भी बैठे हैं। अब बाकी लोग कौन थे, वो कहीं, वो जो एक्सपेरिमेंटर है उसके खबरी थे, जिसको हम कॉन्फिडरेंट्स बोलते हैं। कॉन्फिडरेट्स खबरी होते हैं एक तरह से, या फिर खबरी भी इज नॉट द राइट वर्ड। द वर्ड वुड बी कि एक्सपेरिमेंटर के मतलब दोस्त लोग होते हैं, उनको पता होता है कि एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जो एक्सपेरिमेंटर उनको बोलता है वो करता है। अब इन्होंने क्या करा था, लटाने डाले ने, इन्होंने इन लोगों को बोल दिया कि स्मोक आएगी रूम में, आप लोग उठना मत। वो लोग नहीं उठे, तो जो स्टूडेंट है जो बैठा था, अगर वो अकेले था तो वो भाग गया बाहर कि यार डर लग रहा है मेरे को। बट जब वो इन लोगों के साथ बैठा है तो वो नहीं भागा। क्यों, उसको लगा यार बाकी कोई तो नहीं उठ रहा, मैं क्यों उठूं। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड का एग्जांपल। इन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट करी, एक्सपेरिमेंट किया, 2 ग्रुप्स बनाए, ये कंट्रोल ग्रुप है इनका, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इनका। ठीक है, तो इनको पता चला कि जब पर्सन अकेले है तो 75 पीपल रिपोर्टेड कि देखो स्मोक है, लेकिन जब वो इनके साथ बैठा है तो ओनली 10% पीपल केम एंड सेड कि यार आग लगने वाली है या कुछ हो रहा है। सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। In steps of scientific research, after conceptualization of a problem and collecting data, the next step is data हमने collect कर लिया है, हम क्या करेंगे। हाइपोथेसिस तो डेटा कलेक्शन से पहले होता है, सो दिस वोंट बी। पब्लिशिंग रिजल्ट सबसे लास्ट में होता है,
रिवाइजिंग थ्योरी, अगेन लास्ट में होता है. सो द आंसर इज ड्रॉइंग कंक्लूजन. डेटा आ गया है तो डेटा एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. ओके. In Latane and Dale smoke experiment, which research method was being used? अभी किया है experimental method. The researchers manipulated the condition. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि उसको अकेले बिठाना है या ग्रुप के साथ बिठाना है, और उन्होंने देखा कि ये जो लाइकलीहुड है रिपोर्टिंग द स्मोक, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल था. तो इसलिए ये जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वाला है और जो ये मैनिपुलेशन वाली चीज है, दैट मेक्स इट एन एक्सपेरिमेंट. Thank you so much for watching. Now this was the second video for NCERT class 11 chapter 2. अब हम एक और वीडियो करेंगे जिसके अंदर we will complete this chapter. So keep learning, keep growing and stay connected to our Aadhaar batch. Thank you so much for joining.